नमस्कार, मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। और एक आज ऐसी खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तराखंड के लोग उन्हें राज्य आंदोलनकारी के तौर पर जानते हैं। वो बीजेपी के बहुत एक्टिव नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और उनकी खास बात यह है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, वो बहुत मुखरता से अपनी बातें रखते हैं सभी के सामने। हमारे साथ है रविंद्र जुगरान जी। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। आप एक नेता होने के पहले आप एक राज्य आंदोलनकारी हैं, यानी कि जब इस राज्य का गठन हुआ था उससे पहले आप नींव में शामिल थे। तब से लेकर अब तक का एक राज्य आंदोलनकारी का सफर आपका कैसा रहा? देखिए, आप मेरे सफर की बात कर रही है कि स्टेट के सफर की बात? पहले आपके सफर की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा सफर तो ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा अच्छा ही रहा। मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ और हर परिस्थिति में मैं संतुष्ट रहने की कोशिश करता हूँ और संतुष्ट रहता भी हूँ। मेरी आशाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं अपने लिए ज़्यादा नहीं है, तो आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड। सब इस परिस्थितियों में मैं संतुष्ट हूँ। आप एक संतुष्ट व्यक्तिगत रूप से हैं, लेकिन राज्य की अगर बात करते हैं, जैसे आपने पूछा कि क्या सफर, आप प्रदेश का सफर की बात कर रहे हैं। तो जिस प्रदेश की कल्पना आपने की थी जब आपने आंदोलन किया, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे थे कि आप 15 बार जेल जा चुके हैं, 5 दिन से लेकर 1.5 महीने तक का जो समय है आपने जेल में व्यतीत किया, तो जो कल्पना आपने इस प्रदेश की थी, क्या 23 सालों में वो कल्पना फलीभूत हुई है? देखिए, हमें थोड़ा बैकग्राउंड में हम जाएंगे। सबसे पहले तो जो नई पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी शायद अपनी धरोहर का ज्ञान और संज्ञान नहीं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण का जो यह आंदोलन सन 94 से 2000 तक चला, विशेषकर 94 से 2000, ये इसकी जो गूंज है वो उत्तर प्रदेश तक नहीं थी। इसकी जो कह लीजिए MSP है या इसकी जो महत्ता है वो हिंदुस्तान तक भी नहीं। ये तो वर्ल्ड वाइड, विश्व स्तरीय एक आंदोलन था जिसकी कीमत हम ही लोग नहीं समझ रहे हैं। हमारी स्टेट की गवर्नमेंट्स ने शायद इन 23 वर्षों में उस कीमत को नहीं समझा जो कीमत हमारी हम समझते हैं या इस स्टेट का जनता समझती है। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये राज्य उन लोगों का है जहां सेना में हर एक घर से एक सैनिक है, चाहे वो डिफेंस आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, पैरा में हो, नेवी में हो या SSB में हो या यानी पैरामिलिट्री में, पैरा फोर्सेस में हो। तो मोर ओवर अगर देखा जाए तो हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में। इसके पीछे जाएंगे तो हम मार्शल रेसेस हैं, लड़ाकू कौमें हैं। हम जो है अंग्रेजों की सेना में भी थे, हम मुगलों की सेना में भी हुआ करते थे, आप समझ रहे हैं। और जो चक्रवर्ती सम्राट भारत के, उनकी सेना में भी हम हुआ करते थे। तो गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखाली, ये सब मार्शल रेसेस हैं। तो 2 चीज मिल रही है हमारे साथ। एक तो हम लड़ाकू कौमें हैं, ऊपर से हमारा बैकग्राउंड तब से लेके 200-300 साल से लेके आज तक सेना का है। तो हम गोली चलाना जानते हैं, गोला बारूद चलाना जानते हैं, हथियार बनाना जानते हैं, हथियार चलाना जानते हैं। लेकिन देखिए खासियत क्या है, ये देवभूमि है। देवभूमि ही विश्व में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है कि जिसके लोग मार्शल होते हुए भी गोला चलाना और गोला बनाना के बावजूद भी हमारा इतना उत्पीड़न हुआ, हमारे साथ इतनी बर्बरता हुई, हमारे साथ जो है, चाहे वो माता बहनों का विषय हो या नौजवानों का विषय हो, नौजवान भून दिए गए, माता बहनों के साथ अपमान हुआ। बर्बरता स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, यानी कि स्टेट जो है बर्बरता कर रहा था। कोई कास्ट नहीं, कोई जाति नहीं, कोई समुदाय नहीं, कोई क्षेत्र के लोग नहीं। स्टेट, हमने वो सब कुछ झेलने के बाद भी हमने शांति के रास्ते को अंत तक पकड़ के रखा, अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। तो ये आज जो दुनिया न्यूक्लियर वॉरफेयर के या न्यूक्लियर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, हम ये कहते हैं कि आज तो बायो वॉरफेयर भी है, यानी कि जैविक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और कितने तरह के युद्ध हो सकते हैं, लेकिन हमने उस दुनिया को दिखाया कि अगर डिमांड जेन्युइन हो, सही हो, नियम सम्मत हो, न्याय संगत हो, संविधान के दायरे में हो, तो वो शांति प्रिय रह के भी हम ले सकते हैं, जो कि हमने लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है पूरी दुनिया को। आज पूरी दुनिया हम देख रहे हैं, गाजा में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, या साउथ कोनों में। तो हम उन दोनों लोगों को तब से हमने दिशा दिखाई।
तो हम लोग जो हैं पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले देवभूमि के आध्यात्मिक और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। दूसरी बात आपने कही, तो ये राज्य बहुत कुर्बानियों के बाद बना। इस राज्य के अंदर इतना पोटेंशियल है, हमारी नेचर ने, मदर गॉड ने, कुदरत ने हमको इतना दिया है, हमको सब कुछ दिया है। लेकिन जो 23 वर्षों की यात्रा है वो बहुत उत्साहित करने वाली नहीं। हम हतोत्साहित नहीं होना चाहते, लेकिन हमको सच तो बोलना होगा ना। इससे क्या मतलब है कि सरकार किसकी है, हम किस दल के सदस्य हैं। हम इस समय आपके चैनल पे उत्तराखंड की जनता के स्पोक्स पर्सन के रूप में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के नागरिक के रूप में बात कर रहे हैं। और अगर हम बीजेपी वर्कर या बीजेपी लीडर के रूप में भी बात कर रहे हो तो भी हमको सच बोलना है, आईना स्वयं देखना है। मैं शीशे के आगे खड़ूंगा तो मेरी सकल सूरत वेशभूषा चेंज तो नहीं हो जाएगी, इसलिए मुझे सत्य ही कहना है। 23 वर्षों की जो यात्रा रही है वो देवभूमि उत्तराखंड के पोटेंशियल के सापेक्ष बहुत पीछे। पोटेंशियल हमारे पास 100 का है, हम अभी शायद 30% ही उसको आगे बढ़ पाए। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत आगे बढ़ना है। आप उत्तराखंड का प्रत्येक कोना, प्रत्येक इलाका, वो गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिले हो या कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिले हो, वो कुमाऊं की तराई हो या गढ़वाल की तराई हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है जो कि हिंदुस्तान को और विश्व को आकर्षित करती है। माँ गंगा और माँ यमुना हमारे पास है, 4 धाम हमारे पास है, हमारे पास जो है कॉर्बेट है, धान का कटोरा हमारे पास उधम सिंह नगर है, और उसके अलावा जागेश्वर और तमाम धाम जो कुमाऊं मंडल के अंदर और जो पिथौरागढ़ के अंदर जो है, जहां से हम वो यात्रा करते हैं। कौन सी यात्रा? जो कि चाइना के होते हुए जाती है। हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास वो हिमालय है वास्तविकता में जहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर राम जी के या लक्ष्मण जी के, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के प्राण जिन्होंने बचाए थे। जड़ी बूटी, उद्यानिकी, पशुपालन, आईटी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इसका हब हम जैविक उत्पाद, वो ग्रेन्स के रूप में भी और फल के, सब्जी के रूप में भी, हम उसके ब्रांड एम्बेसडर इन 23 वर्षों में होने चाहिए थे वर्ल्ड में। लेकिन हम हिंदुस्तान में भी उसके ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं बने। उद्यानिकी में हम बहुत आगे। रामदेव जी हिमालय ड्रग्स आजकल कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं? वो हमारे ही पहाड़ की तो जड़ी बूटियां हैं। हिमालय ड्रग्स पूरे विश्व के अंदर जो जड़ी बूटियों का दोहन करता है वो हमारे पहाड़ से निकाली गई है। अब जुगरान जी, एक सवाल आपने कहा कि हमें टॉप 5 में तो होना ही चाहिए था, अगर नंबर 1 नहीं। लेकिन जो लक्ष्य रखा गया है 2025 उत्तराखंड @2025, वो केंद्र से प्रमोट करती है राज्य सरकार भी। आपने जिस तरीके से कहा कि फुल पोटेंशियल अभी तक दिखा नहीं है उत्तराखंड का, तो आपको क्या लगता है जो विजन है क्या वो सही है, या फिर एक जो है फॉल्स लुक है उसका कि हम ऐसा हो सकता है, ऐसा हम करना चाह रहे हैं कि लोगों में उम्मीद बनी रहे? देखिए, असेंबली जो होती है, लेजिस्लेचर, नियम कानून नीति निर्माण योजनाएं, 5 इयर्स प्लान, 2 ईयर 10 ईयर, वो वही बनाती है। बनाती गवर्नमेंट है, लेकिन असेंबली में हर विधेयक डिस्कस होता है, ठीक है। अल्टीमेटली वो सर्वसम्मति से नहीं तो बहुमत से पास होता है, वो कानून बनता है। आगे की प्लानिंग होती है, इस सेक्टर में ये होगा, हेल्थ में ये करेंगे, एजुकेशन में ये करेंगे, हमको एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में ये करना है, हमारे पास जो है ऊर्जा का जो क्षेत्र है, एनर्जी सेक्टर में ये है, टूरिज्म इंडस्ट्री को हम ऐसे बूम देंगे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जिस उत्तराखंड के अंदर दर्जनों स्विट्जरलैंड हैं, प्रकृति पद नेचर ने हमको दिए हैं, हमने यहाँ एक भी स्विट्जरलैंड क्यों नहीं बनाया 23 साल में? हमारे पास जो भी पर्यटन नगरियां हैं वो अंग्रेजों की बनाई हुई हैं। मसूरी, नैनीताल, ये किसकी बनाई हुई है? रानीखेत कैंटोनमेंट, ये लैंसोडॉन, ये अंग्रेजों के समय का है। हमने 23 सालों में कौन सी हिल स्टेशन को बना के दिखाया है? हमारा प्रोडक्ट कहां है? हमारा प्रोडक्ट तो दिख नहीं रहा है, बल्कि स्थितियां
खराब हुई हैं। मसूरी और नैनीताल बर्बाद हुए 23 सालों में, जो कि एक्सक्लूसिव रूप में, विशुद्ध रूप में हिल स्टेशन थे, जहां हिल की फीलिंग आती थी, वो ठंडी हवा की बयार बहती थी। नैनीताल और ऋषिकेश, वो मसूरी में, वो कम हो गई है। तो हमारा फोकस ना होने के कारण हमारी प्रायोरिटी, हमारा कमिटमेंट, हमारा विजन, लैक ऑफ विजन, हम सब कुछ जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर छोड़ देते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, उनको गवर्नमेंट की बनाई हुई नीतियों का क्रियान्वयन करना है, या तो मॉनिटरिंग कम है। अब आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने 2025 के लिए किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत समझदार है, वो 2025 कह के यहाँ की जनता को, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, यहाँ के ऑफिसर्स को, यहाँ के पॉलिटिशियंस को, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं, अरे लक्ष्य इतना है, कुछ तो करो, तब तो उसके करीब पहुंचेंगे। जब हम कहेंगे कि हमें आज दिन में 100 रुपये कमाना है, सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे, तो हो सकता है हम शाम को 70-80 रुपए कमा के घर ले आए, है ना। तो लक्ष्य बड़े रखने होते हैं, और मुझे आशा है 2024 चल रहा है, अगर हम उस लक्ष्य को छूने की कोशिश करेंगे, वहां तक पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं उसके निकट पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, आपसे बात करके ऐसी कई सारी चीजें पता चल रही हैं, क्योंकि बहुत एक जिगरा जिसे कहते हैं चाहिए होता है एक राज्य आंदोलनकारी, एक समाज सेवी के तौर पर, फिर आप पॉलिटिकली भी कनेक्टेड हैं, तो अपनी बात को इतनी मुखरता से रखने में थोड़ी झिझक भी होती है। आगे भी हम लगातार आपसे इसी तरीके के सवाल करते रहेंगे। यहाँ रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास पेशकश खास मुलाकात में, और हमारे साथ हैं रविंद्र जुगरान। जुगरान जी, ब्रेक से पहले आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कहीं ना कहीं आज का युवा या हम लोग उत्तराखंडी के तौर पर हम भूलते जा रहे हैं या हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट उठाया कि इस प्रदेश में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अनटच्ड है, वो इतना सारा है, लेकिन फिर भी इतना ह्यूमन रिसोर्स होने के बाद भी अपने प्रदेश में बेरोजगारी की आवाज़, बेरोजगार हैं, उसके लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर उत्तराखंड बॉर्न हूँ, यहाँ का नेटिव हूँ, नहीं भी हूँ, तो मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ। मैं झूठ बोलूँगा, प्रदेश अगर झूठ बोलूँगा या लफबाजी करूँगा तो प्रदेश के साथ धोखा करूँगा, प्रदेश की जनता के साथ धोखा करूँगा, देश के साथ धोखा करूँगा, अपनी पार्टी के साथ धोखा करूँगा, अपनी सरकार के साथ धोखा करूँगा। ठीक हो गया ना। तो अनलेस एंड अनटिल हम सही बात नहीं बताएंगे तो फिर मैसेजिंग जो है वो गलत होती जाएगी। आपकी हमारी जो आप क्वेश्चन आर कर रहे हैं, हो सकता है आपका जब ये प्रसारण होगा, हो सकता है इसको देश विदेश में भी लोग देखें ना, तो मेरे यहाँ से कहीं भी झूठी बात उनको मिसगाइड करेगी, मेरे यहाँ से कहीं भी कोई बात शायद उनको इंस्पायर करेगी और उनको फैक्ट्स बताएगी। आपका प्रश्न एक बार दोहराएंगी? जो बेरोजगारी आपने कहा, ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रदेश में बेरोजगारियों की आवाज क्यों? देखिए, उत्तराखंड दो तरह से, अगर हम इसको तीन तरीके से विभाजित करें तो हायर हिमालयास यानी उच्च हिमालय, मध्यम हिमालय और तराई, तो तीनों के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। हिमालय के संरक्षण, संवर्धन, उसको पुष्पित पुल्लवित कर अगर हम पल्लवित करेंगे, उसके उन्नयन के लिए, उसके रख रखाव के लिए बहुत बड़ी फोर्स चाहिए। ठीक है, वो फोर्स एक जनता के रूप में हो सकती है, एक ट्रेंड हो सकती है, ट्रेंड जिसमें हम स्थानीय गांव के नौजवानों को ही, जो गांव में रह के ही हिमालय का संरक्षण करें, यानी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जो हिमालय में आता है। तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, आप देखेंगे डिफेंस का जो आदमी होता है, वो चाहे नेवी में हो, आर्मी में हो या एयरफोर्स में हो, वहाँ इंजीनियरिंग सेक्शन अलग है, मैकेनिकल सेक्शन अलग है, रोड का सेक्शन अलग है, एनवायरनमेंट का अलग है, डॉक्टर्स का अलग है। तो वहाँ से जितने लोग रिटायर होते हैं, और आर्मी और इन तीनों फोर्सेज में 35 साल से रिटायरमेंट की उम्र शुरू हो जाती है। कोई 35 में रिटायर होता है, कोई 45 में, कोई 55 में, कोई 58 में, और मैक्सिमम जनरल जो है 60, 61, 62 में रिटायर होते हैं। तो ये सब जो जितने लोग हैं, इन्होंने अपने 15, 25, 30 साल के करियर में बहुत प्रोफेशनल और अनुशासित ट्रेनिंग ली होती है। इन लोगों का गवर्नमेंट यूज नहीं कर रही है, इनको वैल्यू नहीं कर रही है, इनको समझ ही नहीं रही है। अरे उनके पास तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर है। वो आपकी जो अनएम्प्लॉयड फोर्स है, जो उत्तराखंड का जो नौजवान है,
जो घर गांव देहात किसान शहर में है अगर उसको ये सही दिशा, जैसे कहते हैं करियर काउंसलिंग, किसके अंदर फौज में जाने की क्षमता है, किसके अंदर पुलिस में भर्ती होने की क्षमता है, किसके अंदर जो है वो कृषि उद्यानिकी करने की क्षमता है। जरूरी थोड़ा ना हर आदमी को सरकारी नौकरी करने। सेब के बागीचे से लेके अमरूद और आड़ू और पपीता और जो हमारे यहाँ का जो माल्टा है जो सड़क पर ऐसे ही बिक रहा है जिसका कोई प्राइस ही नहीं मिल रहा, जो माल्टा जिसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी हाई है कि मुझको और आपको अगर बुखार हो जाए और अगर हम एक दिन माल्टा खा लें तो हमारा एक दिन में बुखार गायब हो जाए, यानी उसकी तो हमारे यहाँ इतने उत्पाद हैं फल के, सब्जी के रूप में, जड़ी बूटी के रूप में। उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी हमारे पास है डिफेंस फोर्सेस का खासकर, वो हमारे यहाँ है, उसका उपयोग करिए। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं, स्टार्टअप से लेकर मुद्रा लोन, वारा, इतनी योजनाएं हैं। जब तक आप एक उनका समन्वय करके, कॉम्बिनेशन करके 3-3 वर्ष की योजनाएं नहीं बनाएंगे और अनएम्प्लॉयड आदमी को उसके गांव से, जिले से पिकअप नहीं करेंगे, सेंट्रलाइज मत करिए, जिला केंद्रित करिए, विकास खंड केंद्रित करिए, ब्लॉक को उसका आप केंद्र बनाइए पर्वतीय इलाकों में, और नगरों में उसको किसी और का आपको केंद्र बनाना होगा। तो देखिए इसके लिए पैशन, विजन, कमिटमेंट और बहुत दृढ़ संकल्प हमें होना पड़ेगा। हमारे पास 42 स्क्वायर किलोमीटर की टिहरी झील है जिसका दोहन पर्यटन के रूप में और वाटर स्पोर्ट्स के रूप में अगर हम करते तो हम गढ़वाल मंडल के 1/4 आबादी को रोजी रोटी से वहां जोड़ सकते हैं। यानी 25% गढ़वाल मंडल की ही क्या कहते हैं बेरोजगारी हम दूर कर सकते हैं। 42 स्क्वायर किलोमीटर की झील है वो। श्रीनगर की डल लेक जो है आज की डेट में वो 7 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी नहीं है, हम उससे 6 गुना ज्यादा बड़े हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास तो इतने एरियाज हैं, इतने सेक्टर्स हैं कि जिस पे हम काम करना शुरू करें। फर्ज करिए, हो सकता है कोई इसको मजाक में भी ले ले, नॉर्थ इंडिया इस समय कोहरे के आगोश में है, पहाड़ों से ज्यादा ठंड जो है वहां पड़ रही है, लोग धूप के लिए मचल रहे हैं, तरस रहे हैं। उनमें एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो पैसे से सक्षम है, स्वस्थ भी हैं तो अस्वस्थ भी हैं, वो चाहते हैं हम धूप रहें। तो हमारे यहां तो पहाड़ों में धूप पर्यटन यानी धूप सेकने का पर्यटन, घर का कोदा, झंगोरा और स्थानीय उत्पाद खिलाइए उनको, और उनको 15-15 दिन का जो है होम स्टेज में घर के अंदर गांव में ठहराइए, चश्मे का पानी पिएंगे, झरने का, धूप पूरी लेंगे, अपना स्वास्थ्यवर्धन करेंगे, और जो है जाड़ों में जो है वो चूल्हे की रोटी खाएंगे, कोदा, झंगोरा, बाड़ी, हमारे यहाँ हर चीज खाएंगे, ठीक। तो हमारे यहाँ तो 12 महीने का टूरिज्म है, 12 महीने का मेडिको टूरिज्म है। अच्छा जुगरान जी, एक बात और आपने जिक्र किया कि यहाँ पर 23 सालों में हम कुछ भी नहीं डेवलप कर पाए। जो किया, अगर हिल स्टेशन की भी बात की जाए तो अंग्रेजों ने की, और अब हम देखते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेजों ने बनाई थी उसको चेंज किया जा रहा है, चाहे वो लॉज हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो हमें जो है स्लेवरी की याद दिलाते हैं और बंधुआ होने का एहसास दिलाते हैं, उन्हें चेंज कर देना चाहिए। तो ऐसा क्या था ब्रिटिशर्स में कि वो कमिटमेंट है, क्या है कि वो इतना सब कुछ करके चले गए और हम अपना होने के बाद भी उतना नहीं कर पाए? देखिए, ब्रिटिशर्स में उनकी जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, उनकी लॉयल्टी, उनका कैरेक्टर, उनका कमिटमेंट, वो अपनी राज गद्दी और अपनी देश के लिए इतना जबरदस्त था कि उन्होंने उत्तराखंड का किया तो दोहन अपने लिए किया। उन्होंने इंग्लैंड में सब कुछ मुहैया कराने के लिए, लेकिन दोहन करने के लिए भी तो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। उनको दोहन करने के लिए ही तो उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, दोहन करने के लिए ही तो उन्होंने जो है उन्होंने आर्मी भी तो चलानी थी, तो लैंसडॉन की छावनी और रानीखेत की छावनियां बनाई उन्होंने, क्योंकि उनको आर्मी के अंदर भी सेना में भर्ती करने थे लोग, तो उनको एक सेटअप चाहिए था। तो उन्होंने जो कुमाऊं कमिश्नरी बनाई अपने जमाने में नैनीताल के अंदर, वो क्यों बनाई कि जिससे उनका राजकाज ठीक से चल सके। किया उन्होंने सब कुछ अपने लिए, पर उसका थोड़ा बहुत लाभ हमको ये मिला कि हमको एक मोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके जाने के बाद भी वो मिलता रह गया। उन्होंने
हर चीज अपने लिए करी, अपने देश के हित में करी, अपनी गवर्नमेंट के हित में करी, इंग्लैंड के हित में करी, लेकिन उसमें उनकी पूरी ईमानदारी थी, उनका पूरा कमिटमेंट था, उनके पूरी निष्ठा थी। और हम अपने देश में भी अपने लिए, स्वयं अपने लिए ही बेईमानी करते हैं। तो इसलिए वो जो है, जितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो बना के गए थे, भले ही उन्होंने अपनी सुविधा, अपने प्रशासन और शासन करने के तरीकों को सुलभ, सहज बनाने के लिए किया था, लेकिन उसका लाभ हमको आज भी मिल रहा है। एफआरआई की बिल्डिंग उनकी बनाई हुई है, ठीक, देहरादून के अंदर कई और मसूरी के अंदर कई संस्थान उनके बनाए हुए हैं। उनकी दूरदर्शिता की परख हमको इस बात से दिखती है कि राजपुर रोड में जो एस्ले हॉल है, राजपुर रोड में जो एस्ले हॉल है, वो एस्ले हॉल आज से 125 साल पुराना है। वो एस्ले हॉल उन्होंने मेन रोड से 50 फुट अंदर बनाया और एस्ले हॉल में ही पार्किंग होती है। तो हमारे को क्या हो गया? हमारे में इतनी दूरदृष्टि नहीं, दूरदृष्टि सब है हमारे में। हम बेईमान हो चुके हैं, हम स्वार्थी हो चुके हैं, हमारे में राष्ट्र प्रेम का जज्बा समाप्त हो चुका है। हमें अपने घर भरने का जज्बा जो है, बस वही हमारा जुनून रह जाता है कि यार होता रहेगा, देख लेंगे, क्या है, अपना घर भरो। तो जनप्रतिनिधियों में भी यही सब चीजें आ रही है। समाज का कैरेक्टर भी ऐसा होता जा रहा है, लेकिन समाज का कैरेक्टर तभी खराब होता है जब वो अपने नेताओं को खराब होता हुआ देखता है। बिल्कुल। एक मुख्य सवाल, हमारा राज्य का इतिहास 23 साल पुराना है। हमने बहुत सारी सरकारें देखी, लेकिन आज जब हम 2024 में हैं, उसके बाद भी हम 23 साल बाद ये मांग कर रहे हैं मूल निवास की, हम मांग कर रहे हैं भू कानून की, हम मांग कर रहे हैं जंगल जमीन को बचाने की। ऐसा क्यों? आप लोगों ने जिसकी लड़ाई लड़ी एक राज्य आंदोलनकारी के तौर पर, आज 23 साल बाद आप लोगों की तो मांगे पूरी नहीं हुई, जो सपने आपने देखे वो पूरे नहीं हुए, तो फिर आगे किस तरीके से आप देखते हैं? वाजिब जवाब है, सही सवाल है। ये सवाल क्यों खड़ा हुआ और ये आपने क्यों पूछा, और मैं कितना बदकिस्मत हूं कि मुझे इसका उत्तर देना पड़ रहा है 23 वर्ष बाद भी। ये सब चीजें तो लेजिस्लेचर को, विधायिका को करनी है, और विद इन आवर्स करनी है, विद इन डेज करनी है, विद इन अ वीक करनी है, विद इन अ मंथ करनी है। लेकिन अगर 23 साल बाद भी ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो 23 वर्षों की लेजिस्लेचर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि हमने अपने सदन के अंदर किन विधायकों को चुन के भेजा। क्या 23 वर्षों बाद ये विषय होने चाहिए थे? 23 वर्षों बाद तो विषय दूसरे होने चाहिए थे। विषय ये होना चाहिए था कि गैरसैंण के अंदर जो है वो आईटी का आईटी सेक्टर में यार इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतना सेटअप हो जाना चाहिए था कि सब कहते कि यार देहरादून राजधानी नहीं होनी चाहिए, सारा सेटअप तो गैरसैंण में बना हुआ है, हमें तो वहां जाना है, वहां आईटी का सब कुछ हिसाब किताब वही है भाई, वहीं से राज्य चलेगा। तो ये सवाल ये होने चाहिए थे। सवाल ये खड़े होने चाहिए थे कि यार हम तो उत्तराखंड का जैविक उत्पाद अब हिंदुस्तान में क्या यार बेचना है, अब हिंदुस्तान के मार्केट में, अब तो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करो भाई, डॉलर्स लाने हैं उत्तराखंड के लिए। हमारे पास ये होना चाहिए था कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है नौजवानों के रूप में, यार भैया हमारा तो सारा ब्रेन ड्रेन हो गया, सारे बुद्धिजीवी जो है वो यूएस यूरोप चले गए, वो जो है बेंगलोर चले गए, वो सिलिकॉन सिटी चले गए, यार भैया उनको वापस बुलाओ, यहाँ जगह कम पड़ रही है। हमारा ये तो क्या कहते हैं, सवाल इन बातों पे, सवाल तो अब हमको विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाना चाहिए था 23 वर्षों के अंदर, 23 वर्षों के अंदर। लेकिन हम तो वो सवाल खड़े कर रहे हैं जिनको 23 वर्ष पहले समाप्त हो जाने चाहिए थे। तो लेजिस्लेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिकल एफिलिएशन। जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी जुगरान जी कि आपने कहा हम मार्शल कौम हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम गोला बारूद बंदूक सब यूज करना जानते हैं, उसके बाद भी हमने अहिंसा का जो रास्ता अपनाया। क्या यही वजह है कि आज उत्तराखंडियों की ये हालत है? अगर हिंसा की होती तो शायद जो गोलियां खाई थी, हिंसा करने के बाद क्या पता हमारी मांगे मान ली जाती? नहीं। अगर उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में इतनी सी भी 1% भी या 1% भी हिंसा हुई होती, हमको कभी ये स्टेट नहीं मिला होता। हमको ये स्टेट जो पूरा हिंदुस्तान है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, जम्मू कश्मीर, पूरे देशवासियों की सद्भावना और सहयोग और समर्थन हमारे साथ था। साउथ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे वो भी हमारी मांग का समर्थन करते थे। इसीलिए
पूरे पार्लियामेंट ने एक स्वर में एक आध जगह को छोड़ के बीजेपी तो इसके तो घोषणा पत्र में भी था, लेकिन सभी दलों के सांसदों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से लेके सब लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर हमारे अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण का विरोध किया, क्योंकि देश की सहानुभूति हमारे साथ थी। देश का उन्होंने हमारे दर्द को समझा। अगर यहाँ हिंसा हुई होती जरा सी भी, तो कभी उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बनता, और हिंसा हमारे नेचर में नहीं। हम देश के लिए गर्दन कटा लेंगे, लेकिन देश के लिए, अपने लिए हम जो है हिंसा नहीं कर सकते। वो हमारा चरित्र है, हमारा नेशनल कैरेक्टर है। हम लोग राष्ट्रवादी हैं, कोर राष्ट्रवादी हैं, इसलिए हम छोटे मोटे बड़े मामलों में भी कभी हिंसा पे, वो हमारे खून में ही नहीं है, हमारे डीएनए में ही नहीं है। इसलिए पूरा आंदोलन इतनी बर्बरता के बाद भी शांति से चला और अंत भी अहिंसात्मक तरीके से हुआ। आप अंत में क्या मैसेज देना चाहते हैं सभी युवाओं को, सभी उत्तराखंडियों को, खास तौर पर जिस लेजिस्लेचर की आप बात कर रहे हैं, उन तमाम पॉलिटिशियंस को, कि आगे क्या होना चाहिए अगर हमें 2025 का लक्ष्य हासिल करना है, या कहीं टॉप 5 में अगर हमें आना है? जी, देखिए, युवाओं से हमारा यही कहना है, जो एडल्ट्स भी हो चुके हैं या जो इंटर कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं, वो पूरे स्टेट के युवाओं को, देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी जनप्रतिनिधि के बारे में राय बनाते हैं, किसी पार्लियामेंटेरियन के बारे, किसी मंत्री के बारे, भैया सबके चिट्ठे जानने की कोशिश करो। सब पार्टीज के मैनिफेस्टो को अभी से पढ़ो कि उनके मैनिफेस्टो में क्या है। ऑल जितने जनप्रतिनिधि पूर्व वर्तमान हैं, उनको, उनके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करो। सच्चे, सही, जागरूक और प्रखर मुखर, जो कि न्याय की लड़ाई लड़ते हो, उन लोगों की आवाज बनो। तो अपनी आवाज बनोगे और पॉजिटिव थिंकिंग में चलो, सही डायरेक्शन में चलो, अपने गोल स्थापित करो, तभी उत्तराखंड के भी लक्ष्य निर्धारित होंगे। तो बड़ी जागरूकता का परिचय देना है, दम नहीं रहना है, वोकल बनो। जो भी बात आपको गलत लगती है, अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े हो, और ये ग्रास रूट से होना पड़ेगा। तब हमारे लक्ष्य जो हैं, जो भी हमारे, आपके या हमारी जनता के लक्ष्य हैं, वो पूरे हो पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए, और जिस बेबाकी के लिए, जिस मुखरता के लिए आप जाने जाते हैं, उसी मुखरता से आज आपने तमाम जवाब दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्वर्सेशन, इस पूरी मुलाकात, खास मुलाकात के बाद जो मैसेज है, इस पूरे स्टेट के जितने युवा हैं, जितने लोग हैं, उन तक पहुंचेगा, और जो लेजिस्लेचर की बात की जा रही है, वो सही दिशा में और बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि खुद राज्य आंदोलनकारी अगर ये कह रहे हैं कि 23 साल में जो सपना उन्होंने देखा था वो भी पूरा नहीं हो पाया, तो वाकई एक बहुत बड़ा और चिंता का विषय है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे रहे हैं और किस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।